हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथ फाइंडर चैनल पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए एक और लेक्चर लेकर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। ये लेक्चर जो है, यहाँ पर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंक्लूड करेंगे। जो लोग पिछले सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप जानते होंगे कि हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डिस्कशन कर रहे थे। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। इसके बेसिक्स को क्लियर करते हुए वो सभी चीज़ें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टेक्नोलॉजी आपको समझने में मदद करेंगी, उसको लेकर के ये स्पेशल लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। आप अगर आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है हमारे चैनल पाथ फाइंडर पर, आपको वो सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरथालिया है। इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। आप देश के टॉप एजुकेटर्स, देश के बेस्ट एजुकेटर्स की गाइडेंस में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर। इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे बेहतरीन कोर्सेज में। दोस्तों, आपके लिए 2024 के यूपीएससी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमारे स्पेशल कोर्सेज के साथ में, जिन पर हम मैसिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मैसिव डिस्काउंट और फ्री एक्सटेंशन का ऑफर मिल रहा है। यानी कि आप हमारे कोर्सेज का प्राइस पर, फॉर एग्जांपल 67,800 का ये कोर्स आपको मात्र 48,999 में मिलेगा, प्लस 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड SAR10। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड आपको यूज़ करना है। आइकॉनिक के लिए, प्लस के लिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए ये कोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, आरंभ बैच हम 2024 के यूपीएससी एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स की गाइडेंस में तैयारी कराई जाएगी। बाइलिंगुअली बैच रहने वाला है। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। सीसेट की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ आपके लिए मौजूद है। दोस्तों, अन अकेडमी पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें 55 टेस्ट, 45 जीएस और 10 सीसेट टेस्ट होंगे। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप यूज़ करते हैं ये कोड SAR10। दोस्तों, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर को फॉलो किया है तो हमने हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात जो है वो करी थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और अब हम बात करेंगे भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत कब करी। दोस्तों, साल 1947 भारत जो है वो आज़ाद हो चुका था। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस 1948 में। क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दिशा में काम कर रहे थे, तो भारत ने भी अपना एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो उसकी शुरुआत करी, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पे काम किया जाना था। अभी तक हमारा इंटेंट जो है वो सिर्फ इतना था कि क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की ओर जा रहे थे, अपने लिए न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स प्राप्त कर रहे थे, तो भारत को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। हम एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे थे। अभी ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि 1962 का वर्ष आता है जब भारत और चीन का युद्ध होता है। दोस्तों, एक अनप्रवोक्ड अटैक, एक सरप्राइज्ड अटैक, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वी हैड नो आइडिया कि चाइना हमारे ऊपर हमला कर सकता है। 1962 में चीन ने भारत पे हमला कर दिया। तो एक बड़ा अटैक जो है वो भारत के ऊपर हुआ। भारत के लिए बहुत बड़ी सेटबैक जो है वो इंडो चाइना वॉर के रूप में आई। उस समय हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार, इस तरीके से एक डेटरेंस जो है वो क्रिएट करना होगा हमें। ये एक मैसेज जो है वो दुनिया को देना होगा कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आप रैंडमली आकर हम पे हमला कर देंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या था? न्यूक्लियर वेपन। दोस्तों, जिस भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन होता है, उस देश पर कोई भी हमला करने से पहले हजार बार सोचता है, अनडाउटेडली। क्योंकि अगर आप किसी देश पर अटैक कर रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1962 का वॉर हुआ। भारत को लगा कि नहीं यार, एक ऐसे वेपन की ज़रूरत थी जिससे कोई भी देश हम पे हमला करने से पहले हजार बार सोचे। ये चीज़ें चल ही रही थी। 1964 में चीन ने अपना खुद का न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। 1964 में चाइना जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गया। इससे पहले यूके, यूएसएसआर, यूके, यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस जो है वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे। इसके बाद चाइना भी जो है वो इस रेस में शामिल हो गया। हमें लगा कि यार, चाइना के खतरे को देखते हुए हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था, न्यूक्लियर वेपन बनाना था, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। हम इस दिशा में काम कर ही रहे थे कि 1965 में इंडो पाक वॉर होता है। अगेन पाकिस्तान की ओर से भारत पे हमला होता है। 1965 का इंडो पाक वॉर, हम दोबारा से वही सिचुएशन की वॉर थी। पाकिस्तान ने हमला किया था। हमारी जो नीड थी, जो अर्ज थी एक न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करने की, वो ज़्यादा बढ़ रही थी। 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और इस टेस्ट के बाद दुनिया में 5 पावर्स जो है वो बन चुकी थी जिनके पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब था। इसमें था यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना।
ये 5 देश जो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना। जैसे ही चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, इन पांचों देशों ने आपस में एक डिसीजन लिया कि अब क्योंकि हम पांचों के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, वी वॉन्ट अलाउ एनी अदर नेशन टू हैव इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब। और वो लेकर के आए 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उद्देश्य ये था कि कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा में काम नहीं करेगा, यानी अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो नहीं करेगा। ये दुनिया पर इम्पोज करने लगे। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। भारत ने इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को नहीं माना। 1974 में हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरान 1 टेस्ट जो है वो कैरी आउट करने की कोशिश करी, लेकिन ये हमारा जो परीक्षण है वो सफल नहीं हो पाया और हम पर सैंक्शंस लगा दी गई। 1974 में क्योंकि पोखरान 1 हमने करने की कोशिश की थी, ये 500 देश जो है वैसे हो गए कह रहे नहीं यार, भारत कैसे न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोक्योर कर सकता है, या भारत जो है वो कैसे न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जिस वजह से उन्होंने हमारे ऊपर 1996 में CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लगा दी। व्हाट इज दिस CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी? क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन भारत ने इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फाइनली 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरान 2 टेस्ट जो है वो कैरी आउट किया, जिसमें हमने अपने परमाणु बॉम्ब का सफल परीक्षण किया और भारत जो है वो दुनिया के नक्शे में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभर चुका था। इसके बाद 2003 में भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो पेश की। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी न्यूक्लियर पावर नेशन का एक मैनिफेस्टो की तरह होता है कि हम किन सिचुएशंस में अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करेंगे। सो इन सभी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, मैंने आपको बताया यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम्स, इन 500 देशों ने, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के, 1964 में जैसे ही लास्ट मेंबर जो चाइना था, जैसे ही चाइना न्यूक्लियर पावर अटेन करता है 1968 में, ये दुनिया के सामने एक शांति का संदेश लेकर पहुंचते हैं, विच वॉज नेम्ड एज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये पूरी दुनिया को शांति का सबक देख रहे थे कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है दीज आर वेरी डेंजरस, इससे पूरी की पूरी दुनिया पे खतरा हो सकता है। सो आप लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर लीजिए, जिससे कोई भी देश अब न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दिशा में काम नहीं करेगा। ये सब कब हो रहा था? व्हेन दे देमसेल्फ हैड द न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि हम 500 ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया, अब किसी दूसरे देश को हम नहीं बनाने देंगे, ताकि हमारी जो सुप्रीमेसी है वो कायम रहे। और इसके लिए हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ गुड थिंग, इससे दुनिया को खतरा हो सकता है, ऑल दोस। इन्होंने कहा कि सर हमारा उद्देश्य ये है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुली यूज़ करें, कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर वेपन के रूप में इस्तेमाल ना हो, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं होना चाहिए। सो ये अलग अलग देशों के पास पहुंच रहे थे कि आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कीजिए। इस दिशा में ये भारत के पास भी पहुंचे कि इंडिया, यू शुड साइन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने के लिए, क्योंकि क्लियर कट आपको भी दिख रहा था सर ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ही बनानी थी तो फिर आपने वेपन्स क्यों बनाए? या तो आप भी अपने पूरे के पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को डिस्ट्रॉय कर देते ताकि पूरी दुनिया में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन ना हो। आप ऐसा नहीं कर रहे थे। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि मेरे पास वेपन है लेकिन मैं किसी और को वेपन नहीं बनाने दूंगा, जिस वजह से भारत ने इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी करार देते हुए साइन करने से मना कर दिया। इंडिया ने हर इंटरनेशनल फोरम पे इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अपोज किया है, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव पावर देती है उन 5 देशों को कि उनकी मोनोपोली जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा में बनी रहे। यहाँ पर ये कभी नहीं कहते कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास है, लेकिन बनाने के बाद हमें समझ आ गया कि दिस इज समथिंग डेंजरस, तो हम किसी और को नहीं बनाने देंगे। सो इंडिया ने कभी इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया। 4 UN member states have never accepted non-proliferation treaty, 3 of which possess nuclear weapons. टोटल 4 देश हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इसमें आता है इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, ये तीनों देश ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल के अपने कुछ रीजन होंगे। इंडिया ने किस रीजन से नहीं किया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन, यू नो दैट। और पाकिस्तान का ऑब्वियस रीजन यही होगा कि क्योंकि इंडिया ने नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। इन एडिशन टू दैट 2011 में साउथ सूडान बना था, तो इवन दो दे डो नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन एज ऑफ नो, लेकिन इन्होंने भी इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया था। तो ये दुनिया के 4 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करते हैं। जब भारत ने पहला अटेम्प्ट किया अपना पोखरान 1 करने का ऑपरेशन शक्ति के रूप में, तो
भारत के ऊपर लगा दी गई कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी और एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक ऐसी ट्रीटी जो है वो इम्पोज करने की कोशिश की गई थी जिसमें कोई भी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट जो है वो नहीं करेगा। ये 5 देश चाहते थे कि कहीं भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो नहीं हो, लेकिन ये ट्रीटी कभी भी इट कुडंट कम इनटू फोर्स, क्योंकि यहाँ पर 44 स्पेसिफिक नेशंस थे, दुनिया भर के 44 देश ऐसे थे जिनका इस ट्रीटी को साइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये ट्रीटी जो है वो एनफोर्स होगी, लेकिन उन 44 में से 8 देशों ने अभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, जिसमें है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन 8 देशों ने अभी तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, और जब तक ये 44 देश एक साथ इस ट्रीटी को साइन नहीं करते तब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकती। अब इसके बाद क्या होता है, 1996 में आती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के बाद 19, क्योंकि किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, 1998 में भारत ने पोखरान 2 किया। पोखरान 2 के इमीडिएटली बाद क्या होता है, भारत जो है वो बन जाता है एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, यानी कि अब भारत के पास भी अपनी परमाणु शक्ति थी, परमाणु हथियार थे। इस वजह से दुनिया के अंदर ये मैसेज आने लगा कि अरे भारत जो है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये किसी पर भी हमला कर देंगे। सो इस तरीके की एक मैसेज जो है वो दुनिया में स्प्रेड होने लगा इंडिया के अगेंस्ट। इन चीज़ों पर अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए भारत ने सर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो प्रेजेंट करी। अब ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, मैंने आपको बताया, किसी भी देश जो न्यूक्लियर वेपन को पोजेस करता है वो एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है कि हम किन सिचुएशंस में अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। सो ये भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी जो इंडिया ने 2003 में प्रेजेंट करी थी। इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर 5 पॉइंट्स थे जिन पर हम बात करेंगे। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है स्टेट्स के कैसे कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगी पीस या वॉर टाइम पे, युद्ध का समय हो, शांति का समय हो, किस तरीके से अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। अगर हम भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करें तो सर 5 पॉइंट्स पर आधारित है। पहला पॉइंट कहलाता है नो फर्स्ट यूज। ये नो फर्स्ट यूज क्या था सर, इंडिया ने बोला कि बेशक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वी एश्योर यू वन थिंग, हम कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल फर्स्ट स्टांस पर नहीं करेंगे। वी विल नेवर यूज दिस न्यूक्लियर वेपन इन द फर्स्ट स्टांस। फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम, अगर वो परमाणु हमला नहीं है तो हम उसके ऊपर कभी भी खुद से न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। वी विल नेवर यूज आर न्यूक्लियर वेपन इन फर्स्ट इंस्टांस। जितना मर्जी किसी देश के साथ संबंध खराब हो, युद्ध जैसी स्थिति बन जाए या एक्चुअल में युद्ध भी हो जाए, जब तक वो हम पर परमाणु हमला नहीं करते हम अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दिस वॉज नोन एज नो फर्स्ट यूज। बट इसके साथ में एक छोटा सा पॉइंट था विच वॉज नोन एज अनएक्सेप्टेबल डैमेज। इसके साथ भारत ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज जो है वो दिया था। इसका मतलब ये था कि सर हम खुद से कभी अपना न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला किया तो हम इतना ज़्यादा डैमेज करेंगे कि कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। Then the second point of this doctrine was credible minimum deterrence. We were like, कि नहीं, even though we have just like what these 5 nations were doing in during non-proliferation treaty, ये क्या कह रहे थे कि नहीं हमने वेपन बना लिया है लेकिन we are working कि दुनिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन फ्री हो। So we also started doing the same कि we are creating a credible minimum deterrence, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारा और दुनिया का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो धीरे धीरे कम होता जाए। इवन वी डोंट वांट कि किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन हो। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। देन इस डॉक्ट्राइन का तीसरा पॉइंट था नॉट अगेंस्ट एनी नॉन न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया ने बोला कि सर जो मर्जी हो जाए किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट हम कभी अपना वेपन यूज नहीं करेंगे। सो इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट ओनली। जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है वो कभी आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर नहीं पाएगा। जब वो न्यूक्लियर हमला नहीं कर रहा तो हम फर्स्ट स्टांस में कभी यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, कुछ भी हो जाए हम उसके ऊपर कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। भारत ने बोला सर वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। हम भी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स होने ही नहीं चाहिए। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि शांति जो है वो बनी रहे। और फिफ्थ पॉइंट जो था वो कहता था ओनली पीएम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के पास ये अथॉरिटी होगी कि अगर भारत ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करना है तो वो कब करना है, कौन इसको अथॉराइज करेगा, वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास होगी। मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है विच इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या अर्थ होता है, अगर मैं
किसी से कमांड ले रहा हूँ और मुझे कमांड देने के लिए 4-5 लोग मौजूद हैं, तो मेरी एफिशिएंसी उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। क्यों? मुझे एक ने एक्स काम करने को बोला, दूसरे ने वाई बोला, तीसरे ने ज़ी काम करने को बोला, सो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा कि एक्स का काम करूँ, वाई करूँ या ज़ी करूँ। इस वजह से अगर काम सही ढंग से होना हो तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ़ एक आदमी कमांड करेगा। वही कांसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ कि अगर कभी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री के पास अथॉरिटी है, ओनली ही कैन ऑर्डर दिस। तो ये था भारत का 5 पॉइंट्स का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। इसका मैं इससे ये मैसेज देने की कोशिश भारत ने करी कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, इवन दो वी हैव क्रिएटेड आर न्यूक्लियर वेपन, दैट डजंट मीन कि हम इनडिस्क्रिमिनेटली इसको किसी के भी अगेंस्ट यूज कर देंगे। वी नो हाउ टू यूज इट, किस सिचुएशन में, वर्स्ट केस सिनेरियो में ही हम अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी डिस्कशन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को लेकर के। अगर हम बात करें इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो करंटली वर्किंग है, इसमें ये याद रख लीजिएगा, राजस्थान में रावत भाटा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, तमिलनाडु में कुदनकुलम है, गुजरात में काकरापारा है, तमिलनाडु में ही कालपक्कम है, उत्तर प्रदेश में नारोरा है, कर्नाटका में कायगा है। सो ये करंटली वर्किंग पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो अभी बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब भारत ने अपने न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो हासिल कर लिया था। इस न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल को एक साइड छोड़ करके इवन न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी सारी डिबेट जो है वो चलती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सो कुछ लोग जो हैं वो इसके फेवर में हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का फेवर में आप सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है, कोई एमिशन नहीं है, किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। सो इट विल मिनिमाइज द कार्बन एमिशन। हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल या कोल की बिजली से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी अगर हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लीन एनर्जी सोर्स है जो ग्रेजुअली कोयले को रिप्लेस कर देगा और हम कोयले के बजाय न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा करेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिससे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आता है रिएक्टर की सेफ्टी। दोस्तों चेरनोबिल डिजास्टर आप सभी को मालूम होगा, जहां पर एक न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हो गई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। सो ऐसी सिचुएशन कभी अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में आती है तो वो बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण बन जाता है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आते हैं। न्यूक्लियर प्लांट को बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं न्यूक्लियर प्लांट को बनाने के लिए। सो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की डिबेट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के चलती रहती है। हम यहाँ पर बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर एनर्जी के पूरे के पूरे टॉपिक को समझ रहे थे। ये 4 लेक्चर्स में हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया है कि क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी, कैसे बनती है, कैसे एनर्जी आएगी, कैसे उसका यूज़ होगा, क्या न्यूक्लियर वेपन है, भारत ने न्यूक्लियर वेपन कब बनाया, क्या एडवांटेजेस है न्यूक्लियर एनर्जी की, क्या डिसएडवांटेजेस है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे थे। हमारा न्यूक्लियर एनर्जी की डिस्कशन जो है वो उसके साथ में कंप्लीट हो जाती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आई होप वी आर क्लियर अप टिल हियर। दोस्तों यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक्स अ लॉट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।